अस्सलाम नाज़रीन, एक महकती और चहकती सुबह के साथ मैं हूं आपका मेजबान हन्नान बुखारी। नाज़रीन, दुआ करते हैं कि आज की सुबह आपके लिए ढेरों खुशियां लेके आप ही की चौखट पे आपका इंतजार कर रही हो। जुमातुल मुबारक का दिन है और इसी दुआ के साथ आज के प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। नाज़रीन, कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्नाह को कौन नहीं जानता। मौसने मिल्लत हैं और कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्नाह पाकिस्तान के बानी हैं। जनाब कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्नाह की जब भी बात की जाती है तो तमाम के तमाम पाकिस्तानी उनके एहसानमंद नजर आते हैं, क्योंकि बरसगीर से पाकिस्तान को अलग मुल्क की हैसियत से अगर किसी शख्स ने दिन रात मेहनत करके अलग किया है तो वो कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्नाह का नाम लिया जाए तो वो गलत ना होगा, क्योंकि उन्होंने दो कौमी नजरिया पेश किया और अपनी दिन रात की अनथक मेहनतों के बाद पाकिस्तान को दुनिया के नक्शे पे अलग मुल्क की हैसियत से उभारा। और ये सिर्फ और सिर्फ एक या दो दिन की नहीं बल्कि सालों की मेहनत थी, जिसके बाद पाकिस्तान अलग मुल्क बना। अब ये मुल्क इंशाअल्लाह ताला ता क़यामत कायम रहेगा। कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्नाह ने दो कौमी नजरिया पेश किया, जिसके तहत ये बताया कि मुस्लिम और हिंदू कौम कभी एक नहीं हो सकते। इनका लिविंग स्टाइल मुख्तलिफ है, क्योंकि जिस गौ माता की वो पूजा करते हैं मुसलमान जो हैं, उसी गौ माता का दूध भी पीते हैं, गोश्त भी खाते हैं, और इसके साथ साथ इनका रहन सहन एक दूसरे से मुख्तलिफ है। बहुत सारे लड़ाई झगड़ों का बाइस बनता था, इसलिए अलग रियासत बनाने का मुतालबा किया गया और आहिस्ता आहिस्ता वो मुतालबा जोर पकड़ता गया और आखिरकार 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान वजूद में आया। पाकिस्तान के वजूद में आने के बाद कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्नाह पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल बने, लेकिन एक मूजी मर्ज थी जिन्होंने उनको जकड़ लिया और आहिस्ता आहिस्ता उनको खाती चली गई। और 11 सितंबर यानी आज ही के दिन रात 10:20 पे और शदीद अलालत के बाइस इस दुनिया फानी से कूच कर गए। 31 बरस उम्र थी कायदे आजम की उस वक्त। ट्यूबरकुलोसिस नाम की बीमारी थी जिसे पाकिस्तान बनने से पहले ही कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्नाह को जकड़ रखा था, और इसी वजह से दिन ब दिन कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्नाह का वेट कम होता चला जा रहा था। डॉक्टर्स ने उनको तजवीज़ की कि जनाब आप बहुत मेहनत करते हैं, अब रेस्ट की तरफ आएँ, अपने आप को रेस्ट दें। और रेस्ट देने की बजाय कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्नाह ने इस चीज़ को तरजीह दी कि वो दिन रात मेहनत करें और पाकिस्तान को वजूद में लाने के लिए अपनी अनथक मेहनतें जो हैं, कोशिशें वो जारी रखी उन्होंने। डॉक्टर्स का ये कहना था कि कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्नाह को जितनी हो सके बेड रेस्ट करनी चाहिए, लेकिन वो बेड रेस्ट नहीं कर रहे थे। और इवन सबसे बड़ी बात कि कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्नाह ने अपनी अलालत के हवाले से किसी भी शख्स को मालूम नहीं होने दिया। और यह भी कहा जाता है कि गुज़श्ता सदी का सबसे बड़ा राज अगर कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्नाह की अलालत को कहा जाए तो वो गलत ना होगा, क्योंकि कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्नाह का यह कहना था कि अगर उनकी अलालत का इल्म उनके दुश्मनों को, उनके दोस्तों को या फिर इर्द गिर्द के लोगों को हो जाता तो जो उनके दिल में मेहनत थी, उनके दोस्तों के अंदर जो मेहनत थी, उनके ग्रुप के अंदर जो मेहनत थी या लगन थी पाकिस्तान को हासिल करने की, जो जज्बा था पाकिस्तान को हासिल करने का, वो मान पड़ जाना था। और अगर ये बात उनके दुश्मनों को इल्म हो जाती तो वो दिन रात इस कोशिश में होते, दिन रात इस इंतजार में होते कि कब कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्नाह इस दुनिया से कूच करें और कूच करने के बाद बरसगीर से अलग पाकिस्तान बनाने का ख्वाब जो है वो शर्मिंदा ताबीर ना हो पाए। लेकिन अल्लाह ताला को मंजूर था कि ये मुल्क पाकिस्तान कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्नाह के हाथों ही बनना था, इसलिए जब लिखा जा चुका था तो हर चीज़ के एक सर्कल बनता गया, एक माहौल बनता गया, एक एनवायरनमेंट बनते गए और मौके मिलते गए, जिसको यूटिलाइज करते हुए आखिरकार 14 अगस्त 1947 को कायदे आजम ने मुल्क पाकिस्तान जो है वो बना लिया। और पहले गवर्नर जनरल थे और तकरीबन 6 जून 1948 को ये मालूम हुआ, डॉक्टर्स ने तजवीज़ दी कि अब कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्नाह की सूरत हाल जो है वो काफ़ी हद तक बिगड़ चुकी है और इनको कराची से किसी ऐसे सेहत अफजा मुकाम पे शिफ्ट किया जाए जहां की फ़िज़ा जो है वो पोल्यूटेड ना हो और टेम्परेचर काफ़ी हद तक कम हो। तो ये डिसाइड किया गया कि कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्नाह को ज़ियारत के इलाके में ले जाया जाएगा। चुनाचे 6 जून 1948 को कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्नाह के लिए एक प्लेन तैयार किया गया और कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्नाह को जब उस प्लेन में लाया जा रहा था तो पायलट के अलावा जितना भी अमला था, ना तो उनको शनाख्त ठीक तरीके से कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्नाह की करवाई गई और ना ही लोकेशन बताई गई कि कहां पे लेके इनको ट्रैवल कर रहे हैं। जहाज जब उड़ा तो उसको लेके जाया गया कोयटा के इलाका में, जहां से
कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह को ज़ियारत में शिफ्ट कर दिया गया। ज़ियारत में जाने के बाद कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह को उनके पर्सनल फिजिशियन फातिमा जिन्नाह ने कॉल की। पर्सनल फिजिशियन उनके इलाही बख्श थे, जो कि डॉक्टर्स की टीम के साथ वहां पे आए और कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह का चेकअप किया। डॉक्टर्स की टीम अपने साथ पोर्टेबल एक्सरे मशीन लेके आई और उस मशीन के जरिए जब कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह का एक्सरे किया गया तो डॉक्टर ने इस चीज़ की तशखीस की कि ट्यूबरकुलोसिस के साथ साथ टीबी की मर्ज जो है वो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह को काफ़ी अगली स्टेज तक पहुंच चुकी है और कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की तबीयत काफ़ी नासाज है। 13 अगस्त को कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह को दोबारा कोयटा में लाया गया और दिन ब दिन सूरत हाल जब बिगड़ती चली गई तो 7 सितंबर को उनकी जो पर्सनल नर्स थी उनकी जांच से देखा गया कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह को सांस लेने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है। जब उनको सांस लेने में इस कदर ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी तो उनको ऑक्सीजन का सहारा दिया गया, जिसके बाद कुछ देर तक कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह सोए, लेकिन तबीयत नासाज होने की वजह से दोबारा उठ खड़े हुए और 2 दिन तक काफी नासाज तबीयत रही। जिसके बाद फातिमा जिन्नाह जो कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की बहन थी, उनकी जांच से डॉक्टर इलाही बख्श को दोबारा बुलाया गया और तमाम तर सूरत हाल को देखते हुए ये फैसला किया गया कि अब जियारत के मुकाम पे या कोयटा में कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह को रखना ठीक नहीं है, क्योंकि वहां पे सेहत के हवाले से वो फैसिलिटीज नहीं प्रोवाइड की जा रही जो कि करनी चाहिए थी। तो कराची ले जाने का प्लान किया गया और 11 सितंबर को यानी आज ही के दिन 1948 को कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह को कराची लेके जाया गया और कराची जब प्लेन के जरिए लेके गए तो एम्बुलेंस एक रेडी थी जिसके जरिए उनको उनकी रिहाइशगाह पे लेके जाना था। कमाड़ी के इलाका में उनकी एम्बुलेंस खराब होगी, दूसरी एम्बुलेंस का इस्तेमाल किया गया, लेकिन कई घंटे ताखीर से जब वो पहुंची और उनको उनके घर पे लेके जाया गया, स्ट्रेप्टोमाइसिन के साथ उनका इलाज किया गया, लेकिन वो इलाज जो है वो कामयाब ना हो पाया। लेकिन आखिरकार 10:20 पे कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह इस दुनिया फ़ानी से कूच कर गए। तो आज कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की बरसी जो है वो मुल्क भर के अंदर बड़ी अकीदत और एहतराम के साथ मनाई जा रही है। तो इसी मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए आज हमने बहुत से खूबसूरत मेहमान हैं जिनको दावत दे रखी है। हमारे साथ डॉक्टर अब्दुल कादिर मुश्ताक मौजूद हैं जो कि एसोसिएट प्रोफेसर हैं जिस यूनिवर्सिटी के। वेलकम करते हैं जनाब आपको शो के अंदर। उनके साथ साथ सिकंदर जुल्करनैन मौजूद हैं जो कि माहिर तालीम और तारीखदान भी हैं, उनसे भी गुफ्तगू करेंगे। वेलकम करते हैं जनाब आपको भी शो के अंदर। पहले मैं चाहूंगा डॉक्टर अब्दुल कादिर मुश्ताक की तरफ चलूं। तो डॉक्टर साहब, आज कायदे मिल्लत मोहम्मद अली जिन्नाह जो हैं उनका कह सकते हैं कि आज के दिन वो इस दुनिया फ़ानी से कूच कर गए, लेकिन जाते जाते एक खूबसूरत तोहफा मुसलमानों को पाकिस्तान की शक्ल में देके, क्या कहेंगे? देखिए, जब हम लीडरशिप की बात करते हैं तो दुनिया के हर लीडर का एक विजन होता है कि वो क्या कौन सी किस तरह की स्टेट चाह रहे हैं। तो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह का पाकिस्तान बनाने का मकसद उनका विजन था जिसको वो पाकिस्तान के अंदर इम्प्लीमेंट करना चाहते। अब वो विजन क्या था, क्योंकि जब लीडरशिप पे आप बात करते हैं तो 2-3 चीज़ें हमें जहन में रखनी चाहिए। पहली बात तो ये है कि किसी भी पर्सनैलिटी पे जब आपने बात करनी हो तो आपने देखना है कि क्या उसकी कोई राइटिंग्स मौजूद हैं, किताबें उसने दुनिया में लिखी हैं। दूसरा होता है उसकी स्पीचेस, कि वो स्पीचेस में उसने क्या डिलीवर किया है, लोगों को क्या कहा है, कि वो किस तरह का पाकिस्तान चाह रहे थे। और तीसरे होते हैं उसके एक्शंस, कि उसने अपने एक्शंस के ज़रिए क्या ये साबित किया है कि वो अपने विजन्स की प्रॉपर इम्प्लीमेंट चाह रहे हैं या नहीं चाह रहे हैं। अब जब हम कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह और पाकिस्तान की बात करते हैं तो उसमें 2 एस्पेक्ट मेरे सामने आते हैं। एक एस्पेक्ट वो है जो 11 अगस्त 1947 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से उनका खिताब है, इसमें उन्होंने कहा कि यू आर फ्री टू गो टू योर मॉस्क, योर टेम्पल्स और एनी अदर प्लेस ऑफ वर्शिप। और लेटर उसका जो लास्ट स्पीच का जो हिस्सा है जिसमें वो कहते हैं कि हिंदूज वुड सीज टू बी हिंदूज एंड मुस्लिम्स वुड सीज टू बी मुस्लिम्स, नॉट इन द रिलीजियस सेंस बट इन द पॉलिटिकल सेंस। अब इन 2 चीज़ों जब हम इस स्पीच के एनालिसिस करते हैं तो हमें ये नज़र आता है कि जिन्नाह एक ऐसा पाकिस्तान चाह रहे हैं कि जिसमें वो विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन हर मुसलमान हर नॉन मुस्लिम से चाह रहे हैं कि वो पाकिस्तान के अंदर अपना इफ़ेक्टिव रोल प्ले करें, इसकी प्रॉस्पेरिटी के लिए काम करें। यहाँ पे रिलीजियस जो डिफरेंसेस हैं वो सर ना उठाएं, बल्कि एक ऐसा पाकिस्तान हो जहाँ पीसफुली लोग पाकिस्तान की तरक्की के लिए काम कर सकें। अब यहाँ से एक मकतबा फ़िक्र का ये ख्याल है कि वो सेकुलर पाकिस्तान चाहते थे, कि सेकुलर पाकिस्तान होना चाहिए जिसके अंदर जो ह्यूमन राइट्स हैं उनकी इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए, ना कि हम रिलीजियस जो डिफरेंसेस हैं उनमें हम तकसीम होते हैं। दूसरी जो स्पीच है
वो हमें नज़र आती है 15 अगस्त 1947 को, जो उन्होंने फिर कॉन्स्टिट्यूंट असम्बली में की। लॉर्ड माउंटबेटन ने भी उसी तारीख को यहाँ खिताब किया। तो उन्होंने कहा कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह के पास एक अकबर का मॉडल मौजूद है बरसगीर के अंदर, वो उनको चाहिए कि वो पाकिस्तान में इम्प्लीमेंट करें। अब हमने देखना है कि अकबर का मॉडल क्या था। अकबर का मॉडल दो चीज़ों पे बेस कर रहा था, एक रिलीजियस टॉलरेंस थी और दूसरा कल्चरल सिंथेसिस था। अब ये दो चीज़ें अकबर के मॉडल के अंदर थीं जो माउंटबेटन जिन्नाह को सजेस्ट कर रहे हैं कि आप पाकिस्तान में इम्प्लीमेंट करें। जब कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की स्पीच की बारी आती है तो आप कहते हैं कि ये अकबर का मॉडल बहुत बात की बात है, हमारे पास हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मॉडल मौजूद है, हम चाह रहे हैं कि हम पाकिस्तान में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो मॉडल है उसको इम्प्लीमेंट। सुभान। अब ये दो स्पीचेस हमारे सामने जो हैं वो मौजूद हैं कि जिससे हमें जिन्नाह के विजन का पता चलता है कि वो किस हद तक पाकिस्तान, किस तरह का पाकिस्तान चाह रहे थे। कि एक तरफ वो इस्लामिक पर्सपेक्टिव को भी लेकर चल रहे हैं, दूसरी तरफ वो चाह रहे हैं कि जो नॉन मुस्लिम्स हैं उनको भी हम डिसअपॉइंट ना करें कि यहाँ पे सिर्फ जो पाकिस्तान है ये मुस्लिम्स के लिए है, बल्कि जो नॉन मुस्लिम पाकिस्तान के अंदर रह रहे हैं उनके लिए भी एक मैसेज है कि आपको पाकिस्तान की प्रॉस्पेरिटी के लिए काम करने की ज़रूरत है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। हमारे साथ सिकंदर जुल्करनैन साहब भी मौजूद हैं, उनसे भी गुफ्तगू करते हैं। क्या कहेंगे, आज कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह उन्होंने बड़ा ही खूबसूरत तोहफा हमें पाकिस्तान अता किया और ता क़यामत इंशाल्लाह ये कायम व दायम रहेगा। एक बहुत बड़ा एहसान था उनका जो कि मुस्लिम उम्मा पे उन्होंने किया। क्या कहेंगे सर? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो ये दुआ कि मेरे महबूब कायद को अल्लाह पाक जन्नत में बहुत ही आला वाला मुकाम अता फरमाए। आमीन, आमीन। और जो हम पे एहसान था हिंदुस्तान के मुसलमानों पे कायद-ए-आज़म का, हमें वो एहसान, वो कर्ज उतारने की तौफीक थे। हम बुरी तरह नाकाम हुए हैं और हमने कोशिश करनी है कि जो जिस तरह डॉक्टर साहब फरमा रहे हैं कि जो कायद का विजन था उसके ऊपर हमने चलना है। अब ये जो खूबसूरत तोहफ़ा आप बड़ा अच्छा लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं, ये शायद हमें जिनको बना बनाया पाकिस्तान मिल गया है ना उनको नहीं पता, कदरों कीमत नहीं जानते। हाँ, जो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का नाम आपने सुना होगा, हमारे नाजरीन को भी पता होगा, ऑल इंडिया कांग्रेस के सदर भी रहे, हिंदुस्तान में वो वज़ीर तालीम रहे। अबुल कलाम इसीलिए कहते थे कि बहुत लायक फ़ाइक थे, असल नाम तो उनका मुहियुद्दीन अहमद था। वो पाकिस्तान की मुखालफत करते थे और मुस्लिम लीग की भी मुखालफत करते थे। जब पाकिस्तान बन गया तो फिर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने ये फरमाया था जामे मस्जिद दिल्ली में और किले में भी उन्होंने खिताब किया था कि कायद मेरा लीडर है, इसलिए कि वो इकबाल का भी लीडर। और आगे जाके तशरीह उसकी क्या थी कि कायद ने जो आप खूबसूरत तोहफ़ा कह रहे हैं ना, अगर हम माशाल्लाह सारे इस्लाम से वाकिफ़ हैं, एक ग़ुलाम को आज़ाद करने का क्या अजर होता है। बिल्कुल। तो ये करोड़ों आज देख लें हिंदुस्तान में जो मुसलमान हैं उनके साथ क्या हो रहा है। हम माशाल्लाह पाकिस्तान में मसाजिद में जाते हैं, जो बच्चा वहाँ अजान देता है, वहाँ वक्त गुजारता है, हम उसे अप्रिशिएट करते हैं और उसे सादतमंद समझते हैं। हर कोई उससे खुश होता है कि बच्चा मस्जिद गया हुआ है। और इवन यहाँ पे अक़लियतों को जितना तहफ़्फ़ुज़ दिया जाता है उसकी निस्बत अगर भारत में देखा जाए तो वहाँ पे तो नस्ल कशी एक किस्म की जा रही है। वहाँ जुर्म है ना, वही मैं बात उधर ही आ रहा हूँ कि वहाँ मस्जिद जाना जुर्म हो गया है। यहाँ हम फ़ख्र करते हैं कि हमारे बच्चे जो है ना वो इबादत करते हैं, वो दीनी जो इशार हैं उन पे अमल कर रहे हैं। तो वहाँ तो ये वो बेचारे हर वक्त एट स्टेक हैं कि हमें मस्जिद जाने पे। और पाकिस्तान बनने से पहले भी आपको पता है कि किस तरह बाजमात नमाज को, किस तरह गाय की कुर्बानी को वो डिस्करेज, बल्कि जहाँ गाय की कुर्बानी होती थी वहाँ सूअर को काट के उस घर में फेंक जाते थे। तो ये सारी जो मसाइब हैं उनसे आज़ादी कायद-ए-आज़म ने अल्लाह के बाद जो सबसे बड़ा वसीला थे ना, और करोड़ों गुलाम थे जिनको आज़ाद कायद-ए-आज़म ने करवाया था। और बहुत बहस होती है इस पे, दोस्त सवाल करते हैं कि आप कायद-ए-आज़म का नाम लेते हैं, लेकिन मैं ये भी बड़ी हम्बल मेरी ये सबमिशन है कि मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि इस सारे सिनारियो से आप कायद-ए-आज़म का नाम निकाल दें ज़रा, तो फिर ज़रा देखें कि हिंदुस्तान के मुसलमानों की पोजीशन क्या होनी थी। तो मेरी तो मतलब हर जो पाकिस्तानी जो कायद के कारनामों को, कायद की पर्सनैलिटी को जानते हैं ना,
ये तो एक पॉलिटिकल एस्पेक्ट है ना उनकी पर्सनैलिटी का। उनकी निजी जिंदगी को आप लम्हा बलम्हा देखते जाए ना, तो आपको रश्क आएगा कि ये जो इंसान था, ये जो हस्ती थी ना, ये तो सरापाए मतलब रश्क था कि आप उनकी गुफ्तगू देखेंगे, आप उनका उठना बैठना देखेंगे। और सबसे बड़ी बात अनान मैं ये करना चाहता हूँ, आज के दौर में हमारे जो मुल्क की सियासत है, हम उस पर बात तो नहीं करते, सारे चैनल भरे होते हैं। जब कायदे आज़म का विसाल हो गया 11 सितंबर को, आपने सारी तफसील बताई। 14 सितंबर को न्यूयॉर्क टाइम का जो कायदे आज़म की बरसी पे स्टेटमेंट है ना, वो पढ़ने वाला है। और ये हमारे जो सियासतदान है उन्हें ज़रूर पढ़ना चाहिए। और उसमें ख़ास तौर पर एक जो सेंटेंस है न्यूयॉर्क टाइम का, वो कहते थे कि वो उन्होंने अपने अपोनेंट, ज़ाहिर पॉलिटिकल अपोनेंट्स थे ना, कभी भी उन्होंने बिलो द बेल्ट हिट नहीं किया था। बिल्कुल इसी गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद। तो नाज़रीन ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद इसी गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुश आमदीद। अगर आप चाहते हैं कि आपकी शख्सियत बेहतरीन हो तो उसके लिए आपका हेयर स्टाइल और ड्रेसिंग बेहतरीन होने चाहिए। मेरी ड्रेसिंग जो है ख़ास तौर पे मारूफ डिज़ाइनर हसन मज़हर, और ख़ास तौर पे जो हेयर स्टाइल है वो प्राइम हेयर क्लब की जान से बनाया गया है। तो हमारा फेवरेट सेगमेंट किचन स्टार्ट हो चुका है। चलते हैं किचन में और शेफ ज़ीशान हमारे साथ मौजूद होंगे। देखते हैं कि क्या बना रहे हैं आज हम। शेफ ज़ीशान हमारे साथ मौजूद हैं। शेफ कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। शेफ बताइएगा आज हम क्या स्पेशल डिश है जो कि तैयार करने जा रहे हैं? आज हम रेडी कर रहे हैं चिकन क्रंची जिंगर बर्गर। क्रंची जिंगर बर्गर तैयार किया जाएगा। और अक्सर औकात घर में जब लेट नाइट मूवी शूवी देख रहे हो ना, तो मुझे भी क्रेविंग्स होती हैं, तो मन चाहता है कि जिंगर बर्गर तैयार करके खाया जाए, लेकिन बाजार से मंगवाना पड़ता है। घर के अंदर कैसे तैयार करेंगे जनाब, आज हम आपको शेफ ज़ीशान के जरिए बताएंगे। तो शेफ बताइएगा क्या रेसिपी है इसकी? रेसिपी है इसके अंदर हम जो यूज करेंगे वो साल्ट होगा, और उसके बाद इसके अंदर वो जिंगर पाउडर के लिए। अच्छा, मैं चाहता हूँ शेफ आप साथ में क्वांटिटी भी इसकी बताते चले जाएं, क्योंकि अगर 4 पैटीज हैं हमारे पास, 4 पैटीज के लिए कितनी कितनी क्वांटिटी मैरिनेशन के लिए यूज करनी है वो साथ साथ आप बताते जाए। ये इसके 4 फिलेट हैं चिकन के, जो बोनलेस चिकन लिए यूज करना है हमने। ठीक है, बोनलेस चिकन यूज किया जाएगा। और मेरा ख्याल ये चेस्ट के पीसेज होते हैं मोस्टली। नहीं, ये थाई के पीसेज, थाई के पीसेज हैं जो कि हमने इस्तेमाल थाई के भी यूज हो जाते हैं। ये आपकी अपनी पसंद है जो। इसके अंदर हम 2 टेबल स्पून रेड चिली यूज कर रहे हैं। ठीक है, 2 टेबल स्पून जो है रेड चिली इस्तेमाल किया जाएगा। और उसके बाद तंदूरी मसाला हाफ टी स्पून तंदूरी मसाला इसमें ऐड किया जाएगा। और साल्ट है इसके अंदर हाफ टी स्पून साल्ट यूज किया जाएगा जी। और इसके साथ तिक्का मसाला है हाफ टी स्पून। ठीक है जी, तिक्का मसाला भी हाफ टी स्पून इस्तेमाल किया जाएगा। पेपर है, ब्लैक पेपर से इसका टेस्ट काफी इंप्रूव होता है। और ड्राई कोरिएंडर है। ठीक है, इससे भी काफी हद तक अरोमा जो है इसका बेहतर हो जाता है जी। रेड चिली नहीं यूज करेंगे हम इसमें? नहीं, वो नहीं है रेड चिली, हमने पाउडर यूज कर लिया। पाउडर यूज करना है, वो दूसरी रेड चिली दूसरे नहीं यूज करनी की जाएगी। अच्छा, इसे इन मसालों के साथ मैरिनेट किया जाता है। और मैरिनेशन के लिए कोई एग्स या कोई मैदा या इस तरह की चीज नहीं, उसके लिए कोई, इसके मैरिनेशन के लिए कोई नहीं। इसके बाद जो क्रमिंग होगी उसके लिए फ्लोर यूज किया जाएगा। क्रमिंग के लिए मैदा यूज किया जाएगा। और क्रमिंग का भी एक खास तरीका होता है। अगर आपने जिंगर बर्गर की क्रमिंग करनी है तो उसके लिए किस तरह से इसे तैयार किया जाएगा शेफ की तरफ से बताएंगे। लेकिन उससे पहले मैं ये जानना चाहता हूँ शेफ, इसे तैयार किस में किया जाएगा? सलवा नाशपति में या सलवा कुकिंग ऑयल में? सलवा कुकिंग ऑयल में जनाब इसे तैयार किया जाएगा। सलवा कुकिंग ऑयल के हवाले से आपको बताता चलूं कि इसके अंदर विटामिन का ब्लेंड है, जिसके अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड भी है और ओमेगा 6 फैटी एसिड भी है, जो कि आपकी हार्ट की हेल्थ को इंप्रूव करता है। और इसके साथ साथ विटामिन का ब्लेंड जिसके अंदर विटामिन ए, विटामिन डी और विटामिन ई आ जाता है। विटामिन ए की अगर बात करें तो ये आपके विजन को, जनाब जिन आंखों से मैं आपको देख रहा हूं, इसको काफी क्लियर करती है। और विटामिन डी आपकी कैल्शियम अब्जॉर्प्शन, यानी अगर आपने बोन्स को स्ट्रांग करना है तो सलवा
कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल करें और विटामिन ई आपकी ओवरऑल हेल्थ और इसके साथ साथ आपके हेयर्स को बेहतरीन बनाता है। तो जनाब, आपकी हार्ट की हेल्थ, ओवरऑल हेल्थ और कोलेस्ट्रॉल फ्री ऑयल इस्तेमाल करने के लिए आप सल्वा बनास्पति घी और सल्वा बनास्पति ऑयल का इस्तेमाल करें, ताकि आपको खानों में मिल सके बेहतरीन लज्जत के साथ साथ बेहतरीन टेक्सचर और सेहतमंद जिंदगी की जमानत। तो इसके लिए सल्वा बनास्पति और सल्वा कुकिंग ऑयल इस्तेमाल करें। तो हमारी मैरिनेशन जो है वो काफी हद तक कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद क्या प्रोसेस होगा शेफ से जानते हैं। इसके बाद हम इसे रख देंगे 15 से 20 मिनट तक स्टे देंगे, ताकि इसकी जो मैरिनेशन अच्छी तरह अंदर रह जाए। ठीक है। हमारे पास वक्त थोड़ा होता है इस वक्त, तो इसीलिए हमने किया, वरना इसका 7 से 8 घंटे का प्रोसीजर होता है। ठीक है। मैरिनेशन लगा के फ्रिज में रख दिया जाए। ठीक है, मैरिनेशन लगा के अगर आप फ्रिज में 7 से 8 घंटे के लिए रख दें तो उससे ये होगा कि इसका टेस्ट काफी हद तक डेवलप हो जाएगा, क्योंकि जो स्पाइसेस हमने इसके अंदर यूज किए हैं वो स्पाइसेस 7 से 8 घंटे में इसके अंदर पेनिट्रेट कर जाएंगे और इसका टेक्सचर और टेस्ट दोनों इंप्रूव हो जाएंगे। लेकिन अभी वक्त कम है, इसलिए इनका कहना है कि 15 मिनट के लिए इसको स्टे करवाया जाएगा, ताकि काफी हद तक जो इसका टेस्ट डेवलप हो चुके और उसके बाद इसे जो मैदा है इसे लगाया जाएगा, क्रम्बिंग की जाएगी और देन इसे ऑयल के अंदर पकाया जाएगा। और ऑयल जो खास तौर पे इस्तेमाल किया जाएगा वो सल्वा कुकिंग ऑयल है। तो मैं चाहता हूं शेफ आप इसे कंटिन्यू रखें और जल्द अज जल्द बनाएं, ताकि हम अपनी ऑडियंस को इसे प्रेजेंट करके भी दिखा सकें। उतनी देर हमारे साथ आज बड़े ही स्पेशल गेस्ट मौजूद हैं, उनका तारुफ भी आपको करवाता चलूं। हमारे साथ आज असद अली मौजूद हैं, जो कि सर्टिफाइड ट्रेनर हैं और खास तौर पे न्यूट्रिशनिस्ट एक्सपर्ट भी हैं। वेलकम करते हैं जनाब आपको शो के अंदर। और उनके साथ साथ डॉक्टर बरीरा मौजूद हैं, जो कि माहिर ग़िज़ाइयात हैं। तो वेलकम करते हैं डॉक्टर आपको भी। आप दोनों का बहुत शुक्रिया शो में आने के लिए। आज बड़े ही मुफीद टिप्स होंगी जो कि आपसे लूंगा, लेकिन पहले मैं जाना चाहूंगा असद अली की तरफ। तो असद, क्या कहेंगे आप? आजकल फिटनेस जो है वो काफी लोगों में पॉपुलर हो रही है, फिटनेस फ्रीक बनते चले जा रहे हैं नौजवान आज के, लेकिन प्रॉब्लम जो आता है वो डाइट के हवाले से बहुत ज्यादा आता है। देखने में ये मिलता है कि पिछले दिनों बहुत सारी खबरें भी देखने में मिली कि ऐसे बॉडी बिल्डर्स जो कि स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल करते थे, उल्टा फायदा लेने की बजाय नुकसान लेना शुरू कर दिया उन्होंने, और बहुत सारी डेथ भी हुई हैं स्टेरॉइड्स के इस्तेमाल से। खूबसूरत जिस्म बनाने की तरफ जाते जाते कब खाल के हकीकी से जा मिलते हैं पता ही नहीं चलता। ये कितनी नुकसानदेह चीज है स्टेरॉइड का इस्तेमाल, और अगर आपने अपनी बॉडी को खूबसूरत बनाना है तो नेचुरल ऑर्गेनिक डाइट के साथ इसको किस तरह से बेहतरी की तरफ ला सकते हैं, बताइएगा। जी, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू। सिलेंडर नहीं है। बॉडी बिल्डर्स या फिटनेस के साथ ना अक्सर लोग स्टीयर्स मिला देते हैं। तो स्टीयर्स एक लहदा साइंस है, उसकी एक लहदा चीज़ है, वो उसके बारे में ना ही बात की जाए तो अच्छा है। बात आती है फिटनेस के बारे में, तो ये जाहिर बात है, सेहत है तो सब कुछ है, ठीक है। और अकेला सिर्फ डाइट ही नहीं लाजमी, ठीक है, आपकी फिटनेस के लिए एक्सरसाइज करना, जिम जाना या कोई भी आप एक्टिविटी करते हो वो लाजमी है। फॉर एग्जांपल, अगर आप सिर्फ डाइट करते हो और आप अगर एक्सरसाइज नहीं कर रहे तो उससे क्या होता है कि आपका एक सैगी जिस्म हो जाएगा, आपका जिस्म लटक सकता है, आपका हेयर लॉस होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो मेन चीज़ें दोनों ही आती हैं कि दोनों चीज़ें इक्वली इंपॉर्टेंट है। लोग कहते हैं कि जी सिर्फ डाइट इंपॉर्टेंट है, डाइट 80% एंड जी एक्सरसाइज ओनली 20%। सो मेरे ख्याल से दोनों ही 50-50% है कि एक चीज़ भी स्किप होती है तो वो उसके आपको उस तरह से रिजल्ट्स नहीं मिलते। बाकी रही बात स्टीयर्ड्स की, तो वो एक अलहदा चीज़ है, वो प्रोफेशनल लोग होते हैं, उसका फिटनेस से कोई ताल्लुक नहीं। वो तो एक उतने हर स्पोर्ट्स की एक एक्सट्रीम होती है, ठीक है, एक आपने एक्सट्रीम तक जाना ही नहीं है, ठीक है, उस तक तो। अच्छा, आजकल फिटनेस पॉपुलैरिटी काफी बढ़ती चली जा रही है। इवन शोबिज इंडस्ट्री में भी देखें तो फिटनेस को एक बहुत अहम पैरामीटर समझा जाता है, और ये कहा जाता है कि अगर कोई फिट नहीं है तो उसे एक्टर भी नहीं समझा जाता। ये तकाजे बना दिए गए हैं आज के दौर के अंदर। तो फिटनेस के हवाले से ये बताइएगा कि आम शख्स जो इस वक्त टीवी देख रहा है, अगर सपोज वो फैटी है, पेट निकला हुआ है, तोंद निकली हुई है, क्योंकि 6 माह कोरोना की वजह से घरों पे भी लोग रहे हैं ना, तो मनपसंद के खाने भी बना के खाते रहे, तो उससे अपने वेट लॉस को किस तरह से करें? सपोज एक पर्सन है, वो रोजाना 1 घंटा 1.5 घंटा जिम के अंदर नहीं दे सकता, वॉक के लिए 15 मिनट निकाल ले, आधा घंटा वॉक के लिए रात को निकाल ले, और साथ में डाइट कौन सी यूज करे जिससे उसका वेट भी कम हो और स्टेमिना भी इंक्रीज करे? सर, ये इससे होता है कि हम सिर्फ जिम पे ही कह देते हैं कि सिर्फ जिम जाके हम वेट लॉस कर सकते हैं या फिट रह सकते हैं। आप बहुत सारी एक्टिविटी ऐसी होती हैं कि जो घर में भी कर सकते हो आप, ठीक है। आजकल तो बल्कि जिस तरह कोरोना आया था तो ऑनलाइन ट्रेनिंग का रुझान बहुत हो गया था स्टार्ट,
कि ट्रेनर्स जो थे वो ऑनलाइन ट्रेनिंग दे देते थे आपको, तो आपको कहीं जिम जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, ठीक है। वो घर में आपको एक्सरसाइजेज बता देते थे कि जो आप घर में परफॉर्म कर सकते हैं। उसके अलावा भी आप बैडमिंटन खेल सकते हैं घर पे, या कोई भी छोटी मोटी ऐसी एक्टिविटी जिससे आपकी कैलोरीज बर्न हो, ठीक है। जरूरी है कि जिम जाना है फिर ही आपने कैलोरीज बर्न करनी है। आपकी बहुत सारी स्पोर्ट्स हैं, स्क्वाश है, बैडमिंटन है, फुटबॉल है, क्रिकेट है। आप एनर्जी को यूटिलाइज नहीं करेंगे तो फैट बर्न ही नहीं होगा। तो यहाँ तो फैट बर्न करने के दो तरीके होते हैं कि आप अपनी एनर्जी कंजप्शन को इस कदर ज्यादा बढ़ा दें कि जितना आपका इनटेक है कैलोरीज का वो पूरा हो सके, बॉडी उससे ज्यादा कंज्यूम करे, या फिर अपनी कैलोरिक डाइट कंट्रोल करें ताकि आपकी इनटेक कम हो, जिसकी वजह से आपका वेट लॉस होना शुरू हो। ये तमाम चीजें हैं जिसको पैरामीटर्स को मद्देनजर रखें तो मेरा ख्याल है स्टेमिना को भी इंक्रीज किया जा सकता है, अपनी ओवरऑल हेल्थ को भी बेहतर किया जा सकता है। डॉक्टर बरीरा भी हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, क्या कहेंगी आप ऐसी खवातीन जो कि घरों के अंदर बच्चों को भी संभाल रही होती हैं और साथ ही साथ घर का काम भी कर रही होती हैं, समटाइम ये होता है कि वो इस चीज की शिकायत करती नजर आती हैं, बहुत दफा हमारे शो के अंदर कॉल्स भी आई हैं कि वो एनर्जेटिक फील नहीं करती, वो कहती हैं कि नींद आती रहती है, सुस्ती होती रहती है और मोटापा भी है उन पे। कोई ऐसी डाइट बताएं, क्योंकि आप माहिर ग़िज़ाइयात हैं, तो नाश्ता कैसा करना चाहिए और नाश्ते के साथ साथ लंच कैसा होना चाहिए, डिनर कैसा होना चाहिए, स्नैक्स इसके दरमियान कैसे होने चाहिए जिससे ओवरऑल हेल्थ भी इंप्रूव हो, वेट भी लॉस हो और एनर्जेटिक भी वो फील करें। थैंक यू सो मच। फर्स्ट ऑफ ऑल इस तरह से है कि जिस तरह से हमारे घरों में ओवरऑल जो है वो घरों में ख़वातीन जो रहती हैं जिन्होंने बच्चे भी थोड़े से संभालने होते हैं और प्रॉपर उनकी रीज़न क्या होती है मोटापे की या फिर उनके वो इनर्जेटिक ना रहने की रीज़न में जो सबसे बड़ी वजह आती है वो ये है कि उन्होंने पूरे घर को तो बैलेंस किया हुआ है, बच्चों को भी बैलेंस किया हुआ है, लेकिन उन्होंने साथ साथ अपनी डाइट को मैनेज नहीं किया हुआ, ठीक है। तो उसकी क्या रीज़न आती है कि उनके जो न्यूट्रिएंट्स हैं, उनकी बॉडी के जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो कम हो जाते हैं क्योंकि वो सही तरीके से एक हेल्दी डाइट नहीं ले रही होती, ठीक है। अब हेल्दी डाइट ना लेने की रीज़न क्या आती है कि टाइम बहुत शॉर्ट है और आजकल के दौर में सब लोग बहुत बिजी हैं, बच्चों को टाइम देने के बाद अपने लिए टाइम नहीं बचता, इसलिए होममेड कोई भी चीज़ नहीं खानी, बाहर से कोई चीज़ ऑर्डर करके हम ले सकते हैं, ठीक है। वो आजकल आपको पता है एक ही बटन पे हर चीज़ तो ऑर्डर हो जाती है घर पे, ठीक है। तो हम जब बाहर का हर टाइम खाएंगे तो फिर हम किस तरह से हेल्दी और जो है वो इनर्जेटिक फील करेंगे। अच्छा, समटाइम ये भी तो होता है कि बाहर का खाना घर पे अगर बना ले तो उससे भी काफी फायदा मिलता है। बहुत जबरदस्त बात है, आपका कुछ खाने को दिल कर रहा है, आप हर चीज़ घर में बनाएं, ठीक है। और आपकी जो डाइट है वो इतनी अहम है जितना कि एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे ये बता रहे थे, ठीक है, कि एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, लेकिन जैसा आप खाते हैं वैसा आपके मुंह पर अयां भी होता है, ठीक है। वैसा आप जो लगाते हैं वो दिखता है ना, अगर आप जो खाएंगे वो आपकी बॉडी को प्रेजेंट करेगा कि आप कौन से न्यूट्रिएंट्स ले रहे हैं, आप मोटे हैं तो किस तरह का फूड इस्तेमाल कर रहे हैं, जंकी है तो उससे आपकी बॉडी कैसी होगी, लीन मसल के लिए आपको कौन सी डाइट है जो को फॉलो करनी पड़ेगी। ये वो तमाम पैरामीटर्स हैं, अगर उनको मद्देनजर रखा जाए उससे आप अपनी ओवरऑल फिटनेस को काफी इंप्रूव कर सकते हैं। इसी फिटनेस के ऊपर मजीद गुफ्तगू करेंगे क्योंकि खवातीन घरों पर बैठे हमें देख रही हैं तो उन्हें मजीद जानना होगा कि कौन सी डाइट है जो वो इस्तेमाल करें। लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद, तो नाज़रीन एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुशामदीद। हमारे साथ असद अली मौजूद हैं, मजीद गुफ्तगू इनके साथ करते हैं। असद, मेल्स के न्यूट्रिशन के हवाले से आप क्या कहेंगे, ओवरऑल हेल्थ को बेहतर रखने के लिए कौन कौन सी डाइट है जो यूज करनी चाहिए, और खास तौर पे ऐसे मर्द जो कि 50 साल से उम्र में ऊपर चले जाते हैं उनके लिए ये कहा जाता है कि मल्टीविटामिन उनको लाजमी लेने चाहिए ताकि उनकी बोन स्ट्रांग रहें, स्टेमिना उनका इंक्रीज हो। इस हवाले से आप क्या कहेंगे? लेकिन एक मिसकंसेप्शन भी पाया जाता है कि मेडिकेशन का यूज बहुत सारे लोग अभी समझते हैं कि मल्टीविटामिन एक मेडिसिन ही हैं, अगर इनको लेते हैं तो आपको इनकी आदत पड़ जाती है, आपकी हेल्थ पे नेगेटिव इफेक्ट्स इसके होते हैं। कितनी सच्चाई है इस बात के अंदर और कितनी नहीं है, ये भी बताइएगा। सर, मेडिकेशंस जो है ना, जहाँ तक वो इंसानों की हमारे लिए आसानी के लिए पैदा की गई हैं, ठीक है, क्योंकि हमारी डाइट आजकल ऐसी है कि हमारे न्यूट्रिएंट्स पूरे नहीं हो पाते।
तो ये सप्लीमेंट्स या इस तरह की मेडिकेशन, मल्टीविटामिन्स या कैल्शियम वगैरह जो हम लेते हैं, इस वजह से लेते हैं क्योंकि हमारी डाइट में वो चीज़ें शामिल ही नहीं है कि हम फ्रूट्स की सर्विंग नहीं लेते, वेजिटेबल की सर्विंग्स नहीं लेते, प्रोटीन जो रिक्वायरमेंट है वो नहीं पूरी करते अपनी। तो क्या है कि हमें वो सारी रिक्वायरमेंट्स और न्यूट्रिशन पूरी करने के लिए हमें मेडिकेशन देनी पड़ती हैं कि जब उनके सप्लीमेंट्स लेने पड़ते हैं क्योंकि हम वो डाइट नहीं ठीक कर रहे अपनी। ठीक है, क्योंकि अक्सर ये गलती होती है कि जी हेल्दी डाइट को हम स्किप कर देते हैं। फॉर एग्जांपल जी कह देंगे अंडा ले रहे हैं तो उसका योक निकाल देंगे कि जी इसमें फैट होता है, ठीक है, इसकी जगह पराठा खा लेंगे एक, ठीक है, ऑयल वाला, ये बिल्कुल हालांकि जो चीज हेल्दी है जो कि आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है वो स्किप कर देंगे कि जी उसमें फैट है और वो जो आपके सेहत को नुकसान दे रही है, पेट बढ़ा रही है, ठीक है, जो चस्के हैं वो नहीं खत्म करने हमने। ठीक है, हालांकि उसकी क्या देते हैं कि जी हमने बस थोड़ा सा लिया था, ठीक है, हमने तो 2 नवाले खाए थे, वो 2 नवाले आपको बहुत ज्यादा वेट गेन कर सकते हैं, आपकी फैट गेन कर सकते हैं जब आप स्टार्विंग फेज में होते हैं। ऐसे ही है। और इसकी बजाय अगर आप हेल्दी डाइट लेते हो, फ्रूट्स लेते हो, वेजिटेबल्स लेते हो, एक तो वो आपको भारीपन नहीं करेंगे, ठीक है, हेल्दी रखेंगे, मिनरल्स मिलते रहेंगे, विटामिन्स मिलते रहेंगे। तो हम यही चीजें कहते हैं कि जी हम फ्रूट्स की तरफ नहीं जाएंगे कि जी हमारी कैलोरीज ज्यादा हो जाएंगी, ठीक है, उसकी जगह जी एक मिठाई खा लेंगे। हमने तो बाद में वजह ये बताएंगे हमने पूरा दिन कुछ नहीं खाया, ठीक है, बस रात को थोड़ी सी 2 रोटियां खाई थी या हमने थोड़ी सी जी मिठाई ली थी, उसके अलावा हमने कुछ नहीं खाया। अच्छा, अक्सर मैंने एक चीज देखी है जिम करने वाले लड़कों में कि उनको जब कहा जाता है कि जूस आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, आप जितना जूस पिए वो बेहतर है, तो वो क्या करते हैं 5-5 गिलास जूस के पी जाते हैं। मतलब एक किन्नू है, अगर उसमें से 6 किन्नुओं को निचोड़ें तो 1 गिलास जूस का बनता है। अब 6 को 5 से मल्टीप्लाई कर लें तो देख लें कितने किन्नुओं में से कितनी कैलोरीज होंगी और कितना पल्प होगा जो कि वो ऑब्जॉर्ब करेंगे। कुछ फायदेमंद भी चीजें यही है कि पहले था दो कुछ और था कि उस्तादों वाला सिस्टम था। अब जिस तरह पढ़े लिखे लोग आ गए ना, तो वो अब सारी चीजें देख के चलते हैं कि जी हमने कितनी कैलोरीज लेनी है। मैं अक्सर अपने स्टूडेंट्स को यही कहता हूँ कि मैं कभी भी जूस रिकमेंड नहीं करता। मैं कहता हूँ आप फ्रूट खाना है वैसे खाओ फ्रूट, ठीक है, आप कभी भी जूस निकाल के या वैसे आप क्योंकि आप खास तौर पे अगर वैसे इंटेक करते हैं ना फ्रूट्स का, उससे आपको फाइबर भी मिलता है और फाइबर आपके स्टमक को जितना स्ट्रांग करता है, जितने गट को स्ट्रांग करता है और आपके फैट न्यूट्रिएंट जो होते हैं उनको अब्सॉर्ब करता है। इसमें एक और चीज भी गलती करते हैं कि कह देंगे जी आपको फ्रूट्स से नुकसान नहीं दे रहे या वेजिटेबल्स नुकसान नहीं दे रहे, तो क्या करेंगे फ्रूट्स का इतना बड़ा बाउल भर लेंगे, ठीक है, लेकिन वो आपके फ्रूट्स से नुकसान नहीं दे रहे, लेकिन आपने कैलोरीज तो ज्यादा ले ली है ना, ठीक है। ये भी आपने चीजें देखनी है कि आपकी जो डेली रिक्वायरमेंट है और अगर आपने वेट कम करना है तो कैलोरिक डेफिसिट जाना पड़ेगा, डेफिसिट जाना है, ठीक है। हम वो एक हेल्दी चीज हमें पता लगे कि जी ये हेल्दी चीज है तो हम वो एक बड़ी मिकदार में लेने लग जाएंगे कि जी हमें तो कहा था ये हेल्दी है तो इसका कोई नुकसान नहीं है। चलें जी, डॉक्टर बरीरा से भी इस हवाले से पूछते हैं। डॉक्टर साहब, खवातीन ये कहती हैं अक्सर कि जब उनका मूड खराब होता है या डिप्रेशन में होती है वो बहुत ज्यादा खाती हैं और जंक फूड ज्यादा लाइक करते हैं ताकि उनका मूड जो है वो अच्छा हो सके, क्योंकि टेस्ट बड्स डेवलप किए होते हैं ना उन्होंने अपने अंदर, तो उससे क्या होता है अल्टीमेटली फैट की तरफ जाना शुरू हो जाती हैं। क्या कहेंगे इस हवाले से? अभी तक तो हमारे जो मुआशरे में है वो स्ट्रेस और एंजाइटी का जो इशू है वो बहुत इस टाइम यूँ समझे कि हॉट इशू माना जाता है इसको, ठीक है। हर इंसान स्ट्रेस में है और हर इंसान एंजाइटी में है और हर एक की शिकायत है कि हमें इमोशनल ईटिंग का बहुत इशू है, ठीक है। और जैसे ही हमारे मूड स्विंग्स होते हैं और हम कोई ना कोई बाहर की चीज़ ले लेते हैं, ये भी हमने खुद से डिसाइड किया है कि जब हमारे इमोशनल जो टेस्ट बर्ड्स होंगे डेवलप होंगे तो उसके बाद हमें बाहर का कुछ खाना है और फिर ही हम थोड़ा सा रिलैक्स हो पाएंगे, ठीक है। अगर हम पहले से ही कोई प्री प्लान करते हैं कि हमें कोई स्ट्रेस होगा, कोई एंजाइटी होगी, किसी भी किस्म का कोई डिप्रेशन होगा, तो उस सेंस में हमने पहले क्या करना है ये अगर हम पहले सोच लें थोड़ा सा, तो मेरे ख्याल में उस टाइम जो हम एट द एंड करेंगे, एट द टाइम उस टाइम स्पॉट पे करेंगे वो चीज़, तो वो फिर आपको उस चीज़ से बचा लेगी। आप थोड़ा हेल्दी खाएंगे। बहुत सारे लोगों का ये भी इशू है कि वो इमोशनल जब बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं या फिर बहुत ज़्यादा एंजाइटी में होते हैं तो उस टाइम वो कुछ भी नहीं खा रहे होते। एक ये भी बहुत मेजर फैक्टर आता है, लेकिन उस टाइम खाने का फ़ायदा भी नहीं है, क्योंकि जब आप एंजाइटी और स्ट्रेस में होते हैं तो आपको कोई चीज़ असर नहीं करती हेल्दी, ठीक है। तो आप अनहेल्दी चीज़ों से अपने वो जो टेस्ट बर्ड्स हैं या अपने इमोशनल पन को थोड़ा कम तो कर लेते हैं, लेकिन वो वक्ती तौर पे आफ्टर लॉन्ग टाइम आप डेली बेसिस पे, आप वीकली बेसिस पे, आप मंथली बेसिस पे ऐसे ही करते जाएंगे तो आप एट द एंड फिर खुद ही से ही अपनी बॉडी को। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि खास तौर पे आजकल सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन चुका है
कि जिस शख्स को जो भी ढूंढना होता है, सेहत के हवाले से हो, यहाँ पे अपनी डाइट के हवाले से हो, वो यूट्यूब खोलता है और वहाँ पे राइट करता है, जो भी चीज़ें उससे रिक्वायर्ड होती हैं वो सामने आ जाती हैं। लेकिन प्रॉब्लम इज़ दैट कि बहुत सारी चीज़ें जहाँ अच्छी बताई जा रही होती हैं, बहुत सारे अताई भी सोशल मीडिया के ऊपर मौजूद होते हैं। और इसी तरह वो मेल्स के जो है वो काम उसमें भी देखा जाता है, एक्सरसाइज गलत बताते रहते हैं सोशल मीडिया के ऊपर। खवातीन के हवाले से क्या कहेंगी? वो लॉस प्लान जो तैयार करती हैं वो उस वीडियो को देख के कर लेती हैं जो कि सोशल मीडिया के ऊपर मौजूद होती है। उसकी ऑथेंटिसिटी को भी कोई चैलेंज नहीं कर सकता, पता भी नहीं है वो ठीक है गलत है, और किसी रेफरेंस वाले बंदे ने कोट किए, वो खुद डॉक्टर है भी या नहीं है, कोई उसे इस चीज से नहीं देखता कि वो उसकी डिग्रीज कंफर्म करने के बाद ही उसे वीडियो बना के डालने की इजाजत हो। ये वो तमाम चीजें जिससे काफी लोगों का नुकसान भी हो रहा है। आप इस हवाले से क्या कहेंगे? मुझे काम करते हुए ऑलमोस्ट 3 इयर्स हो गए हैं और मेरे पास आने वाले अगर 100% मरीजों की बात करूं तो उसमें से 90% पेशेंट्स जो हैं वो अपनी डाइट को खुद ही माशाल्लाह बहुत अच्छा मैनेज कर लेते हैं। ठीक है, उनका कहना है कि यूट्यूब और गूगल बहुत अच्छा हेल्प करता है, और मैं क्लियर बता रही हूँ कि यूट्यूब और गूगल को खुदा के वास्ते छोड़ दें और अपना प्रॉपर कंसल्ट किया करें। इसकी क्या रीजन है? ना आपको ये पता है कब खाना है, ना आपको ये पता है कितना खाना है। सिर्फ एक यूट्यूब में बताया गया ये कहवा लेना है 4 दिन में आपका वेट कम, डेट्स ऑल, और आपने वो लेना ही लेना है। तो कंप्लीटली आपको देख के ऑब्जर्व करके आपकी बॉडी के अंदर फैट रेशियो देख के, हाइट वेट, आपका सब देख के फिर डिसाइड करना, ये सब चीजें, और आपके मेडिकल इश्यूज आपको नहीं पता होता, आपको क्या इशू है आपको नहीं पता होता, आपको किस किस्म की विटामिन मिनरल्स की डेफिशिएंसी, आपको और कुछ भी नहीं पता, पता, आपको क्या एलर्जी है किसी चीज का नहीं पता। ठीक है, बस हम इतना अंधाधुंध वेट लूज की जर्नी पे चढ़ गए हैं कि हम जनाब हर चीज खाएंगे, और जो यूट्यूब पे दी गई है मुझे बताने वाले बताते हैं कि हमने कोई चीज छोड़ी नहीं है और अभी हमारे पास कोई नई वीडियो आती नहीं है। मतलब इतना कुछ कर लिया फिर भी वजन नहीं कम होता। तो पहली तो ये चीज है कि जब भी प्लान बनाना है कभी खुद के साथ ना खेलें, क्योंकि आप लोग बिल्कुल नहीं जानते कि आपके लिए क्या हेल्दी है और क्या नहीं हेल्दी। ठीक है, प्रॉपर कंसल्ट करें, अपने डाइट प्लान बनवाया करें और फिर उसे प्रॉपर फॉलो करें। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। शेफ ज़ीशान की तरफ चलते हैं। शेफ कितना तैयार हो चुका है? क्योंकि वक्त कम है, मैं चाहता हूं जल्दी जल्दी हम इसे प्रेजेंट करें और अपने नाज़रीन को दिखा सकें कि आज जो जिंगर बर्गर्स तैयार किए जा रहे हैं शेफ ज़ीशान की जान से, वो बड़े ही यमी और जबरदस्त किस्म का उसका टेक्सचर होगा। कितनी देर में रेडी हो जाएंगे? 3 मिनट और लगेंगे जी, और इंशाल्लाह जो पैटी है उसे फ्राई किया जा रहा है, उसके बाद प्रेजेंट कर दिया जाएगा। उतनी देर असद अली की तरफ चलते हैं और मजीद गुफ्तगू उनके साथ करते हैं। असद, इसी तरह अगर एक्सरसाइज के हवाले से देखा जाए, यूट्यूब पे बहुत ज्यादा लोग प्रोफेशनल भी बैठे हैं, अच्छी टिप्स भी दे रहे हैं, लेकिन काफी ज्यादा अताई भी हैं जो आपको खुद बॉडी बनी नहीं होती और बता रहे होते हैं इस तरह से सेट लगाएं, ये करें वो करें। इस हवाले से क्या कहेंगे सर? इसमें पहली बात हुई कि वो बॉडी वाली बात है कि हर जिसकी बॉडी बनी है वो ट्रेनर नहीं है। ठीक है, कि जरूरी नहीं है कि जिसने बॉडी बना ली है और अपने नाम के आगे डॉट फिटनेस लगा लिया या डॉट डाइटिशियन लगा लिया कि वो डाइटिशियन ही है, या डॉट फिटनेस लगा लिया तो वो फिटनेस ट्रेनर ही है। आप उसके क्लाइंट्स डायरी देखें कि उसको रिजल्ट्स कितने लोगों को मिल रहे हैं उससे। ठीक है, ये एक चीज़ है, एक बिजनेस बन गया लोगों का ऑनलाइन ना, कि लोग एक तो रिजल्ट्स बहुत जल्दी चाहते हैं कि उनको समझाओ, अगर कोई सही बंदा उनको समझाए कि आपका वेट लॉस 1 महीने में नहीं हो सकता। वो कहते हैं जी हमें हमारी शादी आने वाली है, कोई भी फंक्शन आ रहा है तो हम 1 महीने में जी 8 kg लूज करना है, 10 kg लूज करना है। फरमाइशें मुख्तलिफ आती हैं और फरमाइशें इस आगे आती हैं कि जी हमें 1 हफ्ते में इतना kg रिड्यूस चाहिए। आप उनको जितना मर्जी समझा लें, काउंसलिंग कर लें कि जी ये हेल्दी वेट लॉस नहीं है, लेकिन जी उन्होंने करना है क्योंकि जी किसी डाइटिशियन ने या किसी फिटनेस ट्रेनर ने लिखा हुआ था कि जी हम यकीनन आपका 15 दिन में 15 kg गिरा देंगे। ठीक और है, उसके लिए स्ट्रिक्ट डाइट पे ले जाते हैं जिससे फिर उनको नुकसान भी होता है। मैंने पिछले दिनों इंटरव्यू देखा था, एक जी फेमस मॉडल है, एक्ट्रेस है पाकिस्तान की, उन्होंने जी स्ट्रिक्ट डाइट अपनी बताई हुई थी कि वो सिर्फ 3 सफेदियां खाती थी, सुबह को, दोपहर को और शाम को, और 7 कहवा। ये क्रैश डाइट थी उनकी जी। अब इसमें बता दें कौन से न्यूट्रिएंट्स उनके पूरे हो रहे हैं और उल्टा नुकसान की तरफ जाना शुरू हो जाता है, क्योंकि आपकी बॉडी को मैक्रो न्यूट्रिएंट्स के साथ साथ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी चाहिए होते हैं। अगर आपको कैल्शियम नहीं मिलेगा, विटामिन डी नहीं मिलेगा, आपको विटामिन ई नहीं मिलेगा, विटामिन ए नहीं मिलेगा, उससे आपकी विजन जो है वो काफी हद तक कम होती है। लोग एक तो जल्दबाजी बहुत करते हैं, एक तो लोगों को लगता है कि जी हम डाइट का मतलब कि भूखे रहना।
डाइट का मतलब हरगिज़ भूखे रहना नहीं होता, ठीक है, बल्कि जब डाइट करते हो आप ज्यादा खाते हो, लोग समझते हैं कि आप इतना कुछ दे रहे हैं, लेकिन वो हेल्दी चीजें हैं, वो आपको मोटा नहीं करेंगी। आपका हमने देखना होता है कि मसल मास, इसके अलावा हम वो डाइट्स देते हैं कि जो आपका ब्लड शुगर लेवल को कम रखें, ठीक है, लेकिन हम क्या डेली लाइफ में वो वाली डाइट्स कंज्यूम करते हैं जो कि आपका ब्लड शुगर लेवल एकदम से हाई कर देती हैं, ठीक है, और जो कि आपको अल्टीमेटली नुकसान देती है। चलें जी, जैसा कि आप अपनी टीवी स्क्रीन पे देख भी सकते हैं कि बर्गर जो हैं वो काफी हद तक तैयार हो चुके हैं और बड़ी जबरदस्त अरोमा हमारे पूरे स्टूडियो में आ रहा है। तो जैसे ही शो खत्म होगा हम चखेंगे भी इसे, लेकिन जो इसकी लुक है उससे महसूस हो रहा है कि बड़े जबरदस्त बर्गर जो हैं शेफ ज़ीशान की तरफ से तैयार किए गए हैं। तो हमारे साथ आज असद अली मौजूद थे और डॉक्टर बरीरा मौजूद थी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, इसी के साथ आज के प्रोग्राम से अपने मेजबान हन्नान बुखारी को दीजिए इजाजत। इंशाल्लाह कल होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।